हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। 3 अक्टूबर के एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। देखो, आज एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो है चाइना का क्लाइमेट कमिटमेंट। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि बेसिकली कोविड-19 की वजह से जो गेट टुगेदर हो सकता था वो नहीं हो पाया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही सारे जो लीडर्स थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी हो गए, चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग हो गए, उन्होंने, तो इन सब ने क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही वर्ल्ड ओवर डिफरेंट लीडर्स को और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इस समिट को एड्रेस किया है। तो इसमें चाइना ने दो बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स अपने अनाउंस किए हैं कि किस तरीके से वो क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले कर सकता है। वो अपन जानने की पूरी कोशिश करेंगे इस पूरे आर्टिकल में, और ये भी देखेंगे कि इंडिया के लिए क्या रेपरकशंस हैं, क्या इससे कोई इंडिया पर भी प्रेशर बन रहा है, और इंडिया और चाइना दोनों का क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या स्टैंड है। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। हुआ क्या है, पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मिस्टर शी जिनपिंग ने दो अनाउंसमेंट किए हैं, और दोनों अनाउंसमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज की कमिटमेंट को पूरा करने में। जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना जो है वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रीन हाउस एमिटर कंट्री है। चाइना ने जो अभी कमिटमेंट्स लिए हैं, जो अनाउंसमेंट किया है शी जिनपिंग ने, वो क्या है वो अपन जान लेते हैं। पहला अनाउंसमेंट तो ये किया गया है कि चाइना जो है वो कार्बन नेट ज़ीरो कंट्री बन जाएगा 2060 आते आते। कार्बन नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि चाइना में जितना भी एमिशन वो करेंगे उतना एमिशन वो एब्जॉर्ब भी करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि ग्रीन हाउस गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, तो ये जितना वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से या कोई भी एक्टिविटी की वजह से चाइना में एमिशन होता है इन ग्रीन हाउस गैसेस का, उतना ही वो कैप्चर भी कर लेंगे एटमॉस्फेयर से। तो कहने का मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा, फॉर एग्जांपल 5 यूनिट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बढ़ा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो एटमॉस्फेयर में, तो 5 यूनिट ही एब्जॉर्ब करने के लिए चाइना जो है वो उसमें भी काम करेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो कार्बन सिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। कार्बन सिंक का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर को न्यूट्रल कर देना, कार्बन का कोई ज़्यादा डिफरेंस ना आए, जैसे कि फॉरेस्ट लगाना, जंगल बढ़ा देना। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, कैसे भी करके कार्बन कैप्चर करना, जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कैप्चर करके और उसको स्टोर करना और उसको प्रोसेस करके अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट न जाए, ये कोशिश करना। ये कमिटमेंट दिया है फर्स्ट वन। सेकंड कमिटमेंट ये दिया है कि कैसे भी करके जो भी अभी चाइना अभी अपना काम कर रहा है, जितना भी अभी तक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अभी करंटली चल रही है, वो एमिशन लेवल पीक पे पहुंच जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2030 तक का। तो पहले कमिटमेंट लिया हुआ था कि हम 2030 तक पीक पे पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद में कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर देंगे। बट अभी जो अनाउंसमेंट किया है वो किया है बिफोर 2030, 2030 के पहले पहले ही चाइना अपनी एमिशन रेट की पीक पे पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद में वो डिक्लाइन करना शुरू करेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ स्पेसिफिक ईयर नहीं बताया कि 2025 या 2028, ऐसा कुछ नहीं बताया। बस इतना सा बोला है कि बिफोर 2030 चाइना अपना जो कमिटमेंट है वो पूरा कर लेगा, कि कैसे भी करके चाइना में जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो पीक पे पहुंच जाए, और फिर उसके बाद में उसको वो डिक्लाइन करना शुरू कर देंगे, और अल्टीमेटली 2060 आते आते चाइना एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। ये दो बड़े अनाउंसमेंट किए गए चाइना के प्रेसिडेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये कार्बन नेट ज़ीरो टारगेट जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखो, टेम्परेचर ऑलरेडी राइज हो रहा है। अगर जिस तरीके से अभी का कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन हो रहा है ना, ये लगातार चलता रहा, तो हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर 21वीं सदी के पहली, मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि पहले 100 सालों की अगर बात करें, तो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर 2100 तक आते आते 3 से 4 डिग्री राइज हो जाएगा। जबकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें ये टारगेट किया गया था कि हमारी कोशिश तो ये रही नहीं, हमारा टारगेट तो ये है कि हम 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को राइज ना होने दें 2100 आते आते, एज़ कंपेयर टू
प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा, मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी ना, औद्योगिक क्रांति, उसके पहले जितना टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में 2100 साल जब आएगा, मतलब ये जो अभी सेंचुरी चल रही है, इस सेंचुरी के लास्ट का जो ईयर होगा उसमें आप देखोगे कि कैसे भी करके 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर ना जाए, और उससे भी प्रायर कोशिश ये की जाएगी कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक ही टेम्परेचर राइज को होने दिया जाए, उसको ना बढ़ने दिया जाए। जबकि रियलिटी क्या है, अगर करंट रेट पे एमिशन होता रहा तो वर्ल्ड लेवल पे टेम्परेचर राइज आपको 3 से 4 डिग्री होगा। तो अपन यहाँ देख सकते हैं ना कि किस तरीके से आज हम किस एक कहते हैं ना एज पे खड़े हैं, किनारे पे खड़े हैं, कि उधर गए तो गए और इधर अब बचाना है तो बहुत कम मार्जिन बचा है, क्योंकि टेम्परेचर राइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। 1 डिग्री का डिफरेंस तो ऑलरेडी आ चुका है। जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी उसमें ये चीज़ क्लियर बोल दी कि अगर अब अभी जो चल रहा है सिनेरियो वो हमने फॉलो किया ना तो बहुत मुश्किल है 1.5 डिग्री तो क्या 2 डिग्री के लेवल पर भी आप कंट्रोल कर सको तो, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ से क्लियर रही, 3 से 4 डिग्री तक पहुँचने के तो पूरे चांसेस बन रहे हैं अगर करंट रेट ऑफ एमिशन कंटिन्यू रहती है तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया, वो है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। अब क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या कि जितना कोई भी देश एमिशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का या ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी है उनको वो कैप्चर करे, उस लेवल को मेंटेन करके रखे। आज अगर एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस रहती हैं उनमें क्या रेशो है वो हमें जानने की ज़रूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 4th नंबर पे आती है, नंबर 1 नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसका रेशियो आप देखोगे तो 1% से भी कम रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की बात करें, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की लगातार अगर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, रेशियो बढ़ता जाएगा तो उससे तो टेम्परेचर राइज होगा, और वाकई में जो क्लाइमेट चेंज का जो मेन प्रॉब्लम है ना उसका मेन जो रूट कॉज है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो वो हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितना आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो उतने पॉल्यूशन को अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हो तो अल्टीमेटली आप क्या कर देते हो, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेते हो। और ये फोकस किया गया था कि 2050 आते आते थ्रू आउट वर्ल्ड ये सारे देश जो हैं, जो मेन एमिटर्स हैं या फिर जितने भी छोटे बड़े कंट्रीज हैं, वो टेम्परेचर की एक तरीके से बढ़ने को रोकेंगे, चाहे वो फॉरेस्ट डेवलपमेंट के बेसिस पे कर लो या कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप में नेट ज़ीरो एक इंपॉर्टेंट टारगेट हो जाता है। अब बात आती है कि चाइना का ये जो कमिटमेंट है ये कितना सिग्निफिकेंट है। देखो वर्ल्ड में मोस्ट एमिशन की बात की जाए ना कि सबसे ज़्यादा एमिशन कौन करता है, तो देखो सबसे ज़्यादा चाइना करता है, फिर उसके बाद में USA, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर इंडिया करता है। तो ऐसे करके टॉप 4 एमिटर्स तो ये हैं, और फिर इसके बाद में फिर आ जाते हैं दूसरे ब्राज़ील, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से। तो अभी चाइना जो है वो अकेला ग्लोबल एमिशन का 30% एमिट करता है, तो चाइना का ये कमिटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो चाइना का जो एमिशन है ना वो चाइना के जस्ट बाद में आने वाले 3 टॉप पॉल्यूटर्स हैं, कौन से, USA, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इन तीनों का कंबाइन जो एमिशन है ना उससे भी ज़्यादा है चाइना का एमिशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना का इस तरीके से खुद को कमिट करना कि आने वाले 10 सालों में हम, या 10 सालों से भी कम टाइम के अंदर हम पीक अचीव कर लेंगे और फिर उसके बाद में एमिशन को डिक्लाइन कर देंगे या फिर नेट न्यूट्रलिटी की तरफ काम करना शुरू कर देंगे। नेट न्यूट्रलिटी नहीं, नेट जीरो कार्बन। नेट न्यूट्रलिटी तो थोड़ी टर्म उसमें चली जाती है टेलीकॉम सेक्टर की तरफ, वहाँ नहीं जाएंगे। नेट कार्बन एमिशन को हम जीरो कर देंगे, जितना एमिट करेंगे उतना एब्जॉर्ब करने की गारंटी हमारी है। तो इसमें ये टारगेट किया गया था कि कैसे भी करके 2050 तक हम अचीव कर लें क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को, और इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को कमिट भी किया कि 2050 आते आते हम इस पे काम कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन के अलावा 70 दूसरे कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने बहुत से इसी तरीके के कदम उठाए हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि उतना ज़्यादा एमिशन वो कंट्रीज़ नहीं करते हैं जितना उनको कमिटमेंट करके अपन अचीव कर सकते हैं। मान लो चाइना जहाँ पे 30% एमिशन कर रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड लेवल पे, वहीं पे दूसरे जो कंट्रीज़ है, जो 70 कंट्रीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कोई तो करता है 0.01%, कोई करता है 0.02%। तो ये अगर नेट
क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अचीव करने की या नेट कार्बन एमिशन को अचीव करने की बात करते हैं, कार्बन जीरो सम लेके आने की बात कर रहे हैं, तो उस केस में उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, बजाय कि ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं जिनका नाम अपन ने 4 कंसिडर किए, एक तो चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, तो अगर ये कमिट करते हैं और अपने आप में वाकई में ये डिलीजेंटली काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब प्रॉब्लम क्या है, यूएसए देखो ट्रंप के आते ही सबसे पहले विड्रॉ करने वालों में से था, तो यूनाइटेड स्टेट्स तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए हटने लग गया। हाँ ये बात ठीक है, जो अभी करंट इलेक्शन कैंपेन हो रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि खुद तो रिपब्लिकन है, इनकी ऑपोजिशन पार्टी जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके लीडर जो हैं जो बाइडन, वो कह रहे हैं कि हम क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, क्योंकि ओबामा जो थे जिन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को साइन किया था, वो उस टाइम पे डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, और डेमोक्रेटिक पार्टी के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से एक है क्लाइमेट चेंज को कर्ब करना। तो अगर जो बाइडन आते हैं तो यूएसए की तरफ से तो सिग्नल आ जाएगा बढ़िया, बट दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, इंडिया, और ये क्या कर रहे हैं वो अपने लिए जानने की जरूरत है। तो देखो यूएसए का स्टैंड देख लिया, चाइना ने अपना बोल ही दिया कि मैं 2060 आते थे कार्बन नेट न्यूट्रल हो जाऊंगा, इसी कार्बन टोटल नेट न्यूट्रलिटी को अचीव कर लूंगा। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन ने बोल रखा है 2050 तक हम अचीव कर लेंगे। अब बात आती है कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया के खुद के क्या कमिटमेंट है। अगर अपन देखें ना इंडिया की तरफ से, तो ये देखो चाइना का जो अनाउंसमेंट है ना, ये डेफिनेटली इंडिया पे तो प्रेशर क्रिएट करेगा, बट रियलिटी अगर अपन देखें, जितना डेवलप्ड कंट्रीज ने पॉल्यूशन क्रिएट किया है, आज वो डेवलप्ड हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया ही है ना, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज की ही बन जाती है। और आज चाइना भी इंडिया के अगर पार्ट पे आप देखो तो चाइना डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा है ज़्यादा दिनों तक। यूएसए ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना को हम डेवलपिंग नहीं मानेंगे, अब वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंसिडरेशन में आनी चाहिए, कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुका है चाइना। तो उस केस में इंडिया पे प्रेशर तो बनेगा, बट इंडिया जो है वो अपने काम पर ऑलरेडी एक्यूरेट चल रहा है। अगर अपन बात करें जो क्लाइमेट चेंज पे बेस्ड जितनी भी रिपोर्ट्स आती है ना, तो इंडिया का क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का स्टैंड जो है ना, वो 2 डिग्री का जो टारगेट डिसाइड किया हुआ है ना, कि 2 डिग्री तक हमें टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है, प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में 2100 आते हैं, तो उसमें तो इंडिया जो है वो कंपैटिबल है, मतलब इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है। जबकि यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन जो है वो परफॉर्म ही इनसफिशिएंट कर रहे हैं, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर तो और बनेगा, बट इंडिया ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना और इंडिया दोनों क्लाइमेट चेंज की बात पे हमेशा से एक ही प्लेटफॉर्म पे रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को तो हमें कर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों देशों ने गुलामी की जंजीरें अच्छे से झेली है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें पर्टिकुलर यूएसए की, आज अगर ग्रोथ कर रहा है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने में दोनों कंट्रीज़ हमेशा एक साथ मिलते हैं। पर वो बात अलग है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर चाइना और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने मिलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ करता है तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया बोलता है कि भाई टेररिज्म को कंट्रोल करने में आप हमारी हेल्प करो। दूसरी तरफ अगर देखो तो चाइना इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट कंटिन्यू चलता रहता है। इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आज चाइना और इंडिया के बीच में गैप्स हैं, बट क्लाइमेट चेंज के पॉइंट पे आकर के दोनों कंट्रीज़ पिछले कई दशकों से, जब से 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, तब से दोनों कंट्रीज़ एक साथ एक आवाज़ में बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को हमें रोकने की ज़रूरत है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि चाइना ने जो अभी अपना अनाउंसमेंट किया है तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा। देखो 30% खुद एमिट करता है, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल हमारा आ सकता है कि हम 0.2 से 0.3 डिग्री तक का टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। पर अगर हमें वाकई में कंट्रोल करना है कि 2 क्योंकि 3 से 4 डिग्री की ट्रैक पे चल रहे हैं अपन, और हमें 2 डिग्री पे आना है, 2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए दूसरे जो सिंगल हैंडेड इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन होगी, उनको भी असर्टिवली काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि इंडिया के कमिटमेंट में चाइना के इस कमिटमेंट का क्या इफेक्ट है। देखो इंडिया ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अभी क्या है, दूसरे कंट्रीज़ का अच्छे से परफॉर्म ना करना, और रही सही में इंडिया में ऑलरेडी हम क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स को एक तरीके से होल्ड पे रख दिया है, जिसको अपन बोलते हैं शेल्व, मतलब नॉट टू कंटिन्यू विद द प्लान।
रीज़न भी क्योंकि कैसे भी करके अभी क्या है, बहुत सारी और ज़्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है, डेवलपमेंट भी टारगेट है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस बनाने का जो इंडिया का खुद का प्लान था, उसको इंडिया ने थोड़ा सा होल्ड पे रख रखा है कि और कंट्रीज क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया खुद तो अच्छे से परफॉर्म कर ही रहा है ना। अब काउंटर पार्ट अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो इंडिया ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा टारगेट कैसे हो सकता है, इंडिया कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये चीज़ें अपन ने देखी। और एक आर्टिकल मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा एक्सप्लेन का ही, जिसमें अपन ने बात की थी ना कि किस तरीके से आज एनवायरमेंटल इश्यूज को ध्यान में रख करके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज इंडिया में कंपनीज भी इस चीज़ को लेके बहुत अलर्ट हैं कि कैसे भी करके हम ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेकर के आएँ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारी एक्टिविटीज़ हों, गवर्नेंस जो हो वो बहुत ही अच्छी हो कि छोटे से छोटा स्टेक होल्डर है उसके भी इंटरेस्ट अपहेल्ड हो। दूसरा इसके अलावा कि कैसे भी करके आज का जो पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो कंपटीशन की बात है, उस कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करती है वो कंपनीज वो। तो इस तरीके से आज इंडिया जो है अपनी सही ट्रैक पे है। चाइना ने जो कमिटमेंट लिया है बहुत ही शानदार लिया है, पर चाइना और इंडिया का आज कंपैरिजन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना आज के 10 साल पहले हो सकता था। रीज़न बीइंग कि चाइना अब ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा है, चाइना डेवलप्ड की कैटेगरी में आना शुरू हो चुका है। ऐसे करके ये अपन ने पूरा डिस्कशन किया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गार्गी क्लासेस को फॉलो करते रहो, प्रमोट करो। थैंक यू।